एजुकेशन तो उनका सपना था सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, सभी के। सालों में मुझे माँ की आदत हो गई थी। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो जा भी सकती है। मेरे हाथों में दम तोड़ा, हम रोते ही रह गए पकड़ के माँ को, और मुझे समझ ही में नहीं आया कि कब क्या हो। वो एक आयरन लेडी थी। मैं इस परिवार से तब से जुड़ा था जब वो शायद साहेबगंज में पोस्टिंग था। आपके मेहमान आ जाए, कोई मिलने आ जाए, उन्हें बहुत इज्जत देती थी। सबसे पहले तो यही था कि घर कैसे जाऊँ, क्योंकि मैं शिप पे था। उनका एक बहुत अच्छा, वो जब खुश होती थी तो जानते हो क्या गाना गाती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई। और फिर जानते हो लोगों को क्या कहती थी कि खून काट के तो देखो सबका रंग लाल है। मेरी माँ का जो भी स्वभाव था, वो सारा जो स्वभाव, जो टैलेंट्स था, वो हम चारों बच्चों में आया। मैं मम्मी को मदर इंडिया बुलाती थी। नहीं थी मदर की तरह। हम लोग को बहुत प्यार करते थे। मैं इसी घर में शादी करके आई। उनका बस यही था कि तुम पढ़ो, कुछ अच्छा बनो। नानी और मेरा एक बहुत खास मेमोरी है। सो शी वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग। मेरी मम्मा एक चीज़ करती हैं, मेरी नानी के नाम पे मेडिकल कैंप्स ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना अच्छा हेल्थ केयर, उनको फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का। तो उसका नाम ही मेरी नानी से है, उषा सिन्हा मेडिकल कैंप। मैं उसको आगे बढ़ा। Always used to say that you gotta like study because study is the most important thing. Like knowledge is power. आपको शायद ही अगर आप आज भी शहर घूमिएगा तो उनकी पर्सनैलिटी की लीडी आपको मुश्किल से मिलेगी। हम उषा सिन्हा के उसी कमरे में हैं जहां पर वो अपनी जीवन व्यतीत करती थी। हालांकि शिक्षिका थी और उनके पति गोरखा रेजिमेंट में एक बड़े अफसर थे। उनका कई जगह आना जाना हुआ था, लेकिन उनकी कहानी जो 1948 से उसकी पैदाइश से शुरू होती है और 2026 तक 1 अप्रैल जब उनका देहांत हुआ है, तब काफ़ी रोचक है, काफ़ी संघर्ष भरा है। उन्होंने शिक्षा को स्वतंत्रता से जोड़ा, आत्मनिर्भरता से जोड़ा और जीवन की सुरक्षा से जोड़ा। उन्होंने अपने बच्चों को ज्ञान लेने से पहले ज्ञान देने की कला सिखाई। यही वजह थी कि उनके जीवन का संघर्ष बच्चों की सफलता में तब्दील हो गए। कहते उनके घर में भारत बसता है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, आपको हर धर्म के लोग मिलेंगे और हर धर्म के लोग एक दूसरे का आदर करते हुए मिलेंगे। वर्षा सिन्हा का नाम आप जरूर सुने होंगे, जो भागलपुर की एक बहुमुखी प्रतिभा की धनी है। बोलने में जितना बेबाक है उतनी अच्छी चिकित्सक भी हैं। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर हैं और उनका नर्सिंग होम नाम से भी क्लिनिक चलता है। उनके दामाद डॉक्टर उबैद अली जो पेशे से चिकित्सक हैं और भागलपुर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज प्रोफेसर भी हैं, बहुत ही बहुमुखी मिलनसार व्यक्ति हैं। उसी तरह से उनकी बेटियां जो दिल्ली में प्रोफेशनल कम्युनिकेशन और एक प्रखर वक्ता के रूप में जानी जाती हैं, उनके दामाद एक प्रिस्ट हैं। बेटे दुनिया के महासागरों में भारतीय झंडा को लहराते हैं। यानी कुल मिलाकर के उनका जो संघर्ष रहा है वो काफ़ी डायनेमिक रहा है, काफ़ी बेहतरीन रहा है। आज उन्हीं के कमरे में हम उपस्थित हैं, चूँकि उनकी अभी प्रक्रिया चल रही है, श्राद्ध की जो प्रक्रिया होती है, घाट पर जाना, जो सनातन धर्म में या फिर हिंदू धर्म में जैसे कहते हैं कि उसको पूरा करने की प्रक्रिया होती है, वो चल रही है। उनके बेटे भी हैं, उनकी बेटियां हैं, तमाम लोग आज भागलपुर के उनके पुराने घर पर आ चुकी हैं। उनके नाती हैं, नतनी हैं, सब लोगों से मैं बात बारी बारी से किया हूँ। इस वीडियो में मैं आप दूंगा भी, लेकिन मैं सीधे जुड़ूंगा उनकी जो बेटी हैं, बड़ी बेटी डॉक्टर वर्षा सिन्हा, जो कभी मेडिकल की परीक्षा उषा सिन्हा पास करके डॉक्टर नहीं बन पाई। CID में भी उन्होंने चयन पाया, लेकिन अपनी कुर्बानियों को दिया। बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने तमाम तरह की जो प्रतिस्पर्धा थी उसको पीछे छोड़ दिया और बच्चों को सींचा। हम डॉक्टर वर्षा सिन्हा से बातचीत करें। माता जी का देहांत हुआ जी, जाहिर है कि उनके सपनों को आप जीती हैं। जैसा मैंने उनकी जीवनी पढ़ा, वो कहते हैं पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन वो आपको डॉक्टर बनाएगा। अब चूँकि उनका एक गुण आपके अंदर में है, पता नहीं और कितने गुण होंगे। आप मम्मी को किस तरह से याद करिएगा? उसके कौन से गुण को सबसे ज़्यादा टच करता है, आपको फील कराता है सबसे ज़्यादा? माँ तो सभी की है, सभी की माँ बहुत अच्छी होती हैं, सभी प्यारी होती हैं, बट वो एक इंस्पिरेशन थी। वो इंस्पिरेशन जो हमने देखा कि इतने कष्ट के बावजूद, इतने सीमित साधनों के बावजूद, उनके अरमानों के पंख के कुछ कल्पना नहीं की जा सकती है। वो बहुत हाइट्स देखती थी और अपने ज़माने से वो 100 साल आगे थी। बहुत ही एडवांस्ड मॉडर्न थॉट्स, आगे जाना, एजुकेशन को प्रायोरिटी देना। एजुकेशन तो उनका सपना था सभी के लिए, हमारे लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए नहीं, सभी के लिए। कोई भी उनके जो संपर्क में आते थे वो सबको प्रेरणा देती थी, पढ़ाई करो, अच्छा करो, आगे बढ़ो, अपने पैरों पे खड़े रहो। ख़ास के लड़कियों को अपने पैरों पे खड़े रहो। शादी ब्याह तो होती रहती है, लेकिन जब अपने एस्टैब्लिश कर जाओगे,
आगे बढ़ोगे, किसी के मोहताज नहीं रहोगे, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाओगे। उनका ये मानना था लक्ष्मी तो चंचल होती है, वो आज इसके यहाँ कल उसके यहाँ, लेकिन सरस्वती स्थिर रहती है। इसलिए सरस्वती की वंदना वो बचपन से करती आई हैं। जब वो स्कूल डेज में थी, क्लास 7th में थी, तब से जो सरस्वती पूजा करती थी, आज तक जो है हम लोग इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं। अपने समय में तो करती ही थी, और हम लोग हर बार सरस्वती पूजा इसलिए करते हैं, कोई पर्व मनाए चाहे नहीं मनाए, क्योंकि सरस्वती विद्या की देवी है और विद्या सभी को चाहिए। तो उनकी आराधना वो बहुत मन से करती थी, शुरू से करती आई। वो लेगेसी हम लोग भी आगे ले जाते हैं कि नहीं, सबको बोलते हैं सरस्वती की वंदना करो। एजुकेशन से बड़ा चीज़ कुछ है ही नहीं, उसका महत्व ही अलग है। आपको वो कहाँ ले जाएगा आपको खुद समझ में नहीं आएगा, कुछ भी हो जाएगा। मम्मी बोलती थी कि ज़मीन जायदाद पैसा सब कुछ चला जाएगा, लेकिन ये आपके मरते दम तक आपके साथ रहेगा। आप कहीं भी रहोगे, अपने आप को आप थाम लोगे। ये चीज़ें आपको कब पता चली कि मम्मी का ये जो थॉट्स था कि एजुकेशन ही सबसे प्रायोरिटी है? मम्मी आपकी कहती थी कि शिक्षा स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति है, और जीवन का रक्षक भी सबसे बड़ा शिक्षा है। ये बातें कब फील हुई? डॉक्टर बनते हुए या फिर स्कूल में थे, एकेडमिक कर रही थी? नहीं, शुरू से हम लोग जानते थे। वो कुछ भी नहीं बोलती थी, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ना है, ट्यूशन डालना है, ये करना है, तुमको ये करना है, ये पढ़ना है, ये फॉर्म भरना है, यहाँ जाना है। हम लोग बचपन से यही सुनते आए हैं। हमारे यहाँ बहुत ओके, सबके यहाँ होता था शादी ब्याह। उस समय फाइनेंशियल क्राइसिस सबकी रहती थी, सैलरी इतनी कम रहती थी। तो जब भी होली दशहरा होता था तो हमारे यहाँ नियम सभी के यहाँ रहता था। जैसे ईद बकरीद में रहता है कि कपड़े बनते हैं, तो उस समय होली दशहरे में बनते थे सबके यहाँ कपड़े, नए कपड़े बनते थे। पर जैसे ही आता था होली दशहरा, मम्मी पहले ही अनाउंस कर देती, उसमें हम कपड़ा किसी को नहीं देंगे। अच्छा, एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। मम्मी आपकी डॉक्टरी पास की थी, लेकिन वो डॉक्टरी नहीं की, चाहे जो भी कारण रहा हो। आप जब डॉक्टर के लिए क्वालिफाई किए तो मम्मी ने आपको डॉक्टर बनाने की कोशिश की, जिद की, या फिर आप अपनी मर्जी से बने, या फिर मम्मी के सोच को इंस्पायर करके आपने सोचा कि नहीं डॉक्टर का ही फील्ड अच्छा है? जैसा मैंने सुना कि आपके मैथमेटिक्स भी बहुत अच्छे थे। जी, देखिए मेरी मम्मी का था कि सेटल कराने के लिए वो कोई रिस्क नहीं ले सकती थी, इसीलिए हम लोग नहीं बोलती थी कि मैथ्स बायोलॉजी तुम लोग दोनों पढ़ो। इसलिए मैंने भी पढ़ा, मेरी बहन ने भी पढ़ा कि डॉक्टर में मान लो कि कम्पीट नहीं की। उस समय कंपटीशन बहुत टफ हुआ करता था, सीट्स बहुत लिमिटेड होते थे, मीन्स भी बहुत कम था कि कोचिंग फैसिलिटीज़, बताने वाले लोग। आज ना भागलपुर में आप इतना देख रहे हो, उस वक्त कुछ भी नहीं था। तो उसमें रिस्क नहीं ले सकती थी कि मान लो कि अगर तुम लोग नहीं क्वालिफाई की तो इंजीनियरिंग तो हम किसी तरह से ज़मीन बेच के तुम लोग को करा देंगे। मेडिकल की पढ़ाई तो बहुत महंगी हुआ करती थी। जब मेडिकल की परीक्षा पास कर ली तो पहली प्रतिक्रिया क्या थी मम्मी की? इंसिडेंटली आज जो मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर उबैद अली, उस वक्त जब मेरा रिज़ल्ट आया था, पहले पटना में पब्लिश होता था और नेक्स्ट डे भागलपुर में न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ करता था। तो ये लोग हमारे घर आए थे रिज़ल्ट लेके, आंटी आपकी बेटी तो कम्पीट कर गई। मुझे तो याद भी नहीं है, बट ये बताते हैं कि ऐसी बात हुई थी कि पता चला था। शी वॉज सो हैप्पी, उनके चेहरे पे जो खुशी थी और जो उत्साह था ना, आप कह नहीं सकते हैं। तुरंत में इतना बड़े कंटर में रसगुल्ला आया, पूरे मोहल्ले में बटा कि बेटी तो मेरी डॉक्टर है। शी वॉज सो हैप्पी फ्रॉम इनसाइड कि एक बच्चा जो सबसे बड़ा है वो घर का, वो सेटल होने जा रहा है। और उनका अरमान था कि हम कह नहीं सकते हैं कि मैंने, शी वॉज क्राइंग कि अब वो लेके इन लोगों को बोली कि अरे तुम लोग वहाँ से पेपर लाए हो, यहाँ तो नहीं निकला है, हमें कैसे पता चलेगा? नहीं, बोले आंटी ये बिल्कुल सही बात है कि आपकी बेटी का रोल नंबर है, देखिए मिलाया, एडमिट कार्ड से मिलाया गया। मैंने लग रहा था कि पता नहीं क्या हो गया, मैंने भी सोचा क्या हो गया, हम तो फ्री थे कि भाई ऐसा हो रहा है, बट उनकी खुशी की कोई कल्पना ही नहीं थी। एक सवाल करना चाहेंगे, क्योंकि आपके घर में हिंदुस्तान बसता है, कहते हैं गंगा जमुना तहजीब है आपके घरों में। जाहिर है कि इस तरह की चीज़ें जब होती है तो कंट्रोवर्सीज भी होती है। तो मम्मी इसको लेकर के कभी कोई आप लोगों को हिदायत करती थी कि कोई भी कंट्रोवर्सी हो किस तरह से इसको हैंडल करना है, या फिर किस तरह से इस पर कॉमेंट करना है? नहीं, मैंने सोचा था कि अब तो ज़िंदगी यहीं पे बस के ही रहेगा, शायद सिंगल ही रहना पड़े। पर हमारे परिवार में जब इनसे संपर्क हुआ तो मम्मी का ही ये प्रेशर था कि बेटा हम तो रिटायर कर जाएंगे, तब तुमको कौन देखेगा, तुम अकेले कैसे इतना बड़ा पहाड़ जैसा जीवन काटोगे? हम लोग तो काट चुके हैं, भाई बाहर रहता है, वो भी यहाँ नहीं रहता है कि तुमको सपोर्ट मिलेगा। तो इससे अच्छा कुछ नहीं है। दोनों मम्मी ने और भाई ने मिल के शादी कराया। इसमें हमारे ससुराल वाले, मेरी मदर इन लॉ को तो सभी लोग जानते हैं कि वो उर्दू गर्ल्स हाई स्कूल की प्रिंसिपल रह चुकी हैं, उनके भी सोच बड़े खुले थे। दोनों परिवार ने मिल के
हम लोगों को मिलाया, हमारी शादी प्रॉपर तरीके से कराया, कहीं से कोई इसमें सवाल ही पैदा नहीं होते। पेरेंट्स तैयार हैं, सब कुछ है, सब मिल के हो रहा है, तो इसमें कहाँ से कंट्रोवर्सी आएगी। जब आप लोग 4 भाई बहन थे, उसके बाद फिर सबकी शादी हुई, 8 लोग हो गए, तो जब पूरा एक भरा पूरा परिवार हुआ, मम्मी ने कभी परिवार में कोई कमी है, किस तरह से दूर करनी चाहिए, इस तरह की बातें कभी करती थी आप लोगों के साथ शेयर? मेरी मम्मी जो है उस हिसाब से सोचती थी, जो परिवार में सबसे ज़्यादा कमज़ोर है उसको हमेशा अपलिफ्ट करती थी, मतलब उसको आगे बढ़ाती थी कि ये कमज़ोर है, इसको करना है, इसको फाइनेंशियली हेल्प करना है। वो अपना सैलरी भी डाइवर्ट करती रहती थी कि नहीं उसके लिए करना है, उसको पेंशन देना है, उसका ये करना है कि उनके बच्चे भी आगे बढ़े। वो पढ़ाई के मामले में सभी को, उनको प्रोग्रेसिव जो कर सकते थे, वो सक्षम थे, उनके लिए तो परेशान नहीं रहती थी, लेकिन दिन रात उनको वो चिंता लगी रहती थी कि वो लोग आगे कैसे बढ़े जो पीछे छूटते जा रहे हैं। देखिए, आपकी मम्मी का पूरा जीवन चक्र कहीं ना कहीं प्रेरणादायी है और आप अपने क्षेत्र में अपनी विधाओं में माहिर हो गए हैं। तो आज की युवा पीढ़ी, जो महिलाएं हैं, खासतौर से जो लड़कियां हैं और जो नई नवेली अभी शादी जिनकी हुई है, वो किस तरह से घर की खूबसूरत माहौल को बना सके, आपका क्या मैसेज होगा लोगों के लिए मम्मी के बिहाफ में? मेरी मदर, शी वॉज अ वेरी गुड ऑर्गेनाइज़र, एजुकेशनिस्ट तो थी ही, उसके अलावा घर में कभी भी मैंने बड़ी शौकीन किस्म मिजाज की थी, खाना भी उतना अच्छा बनाती थी, घर भी उतना अच्छा संभालती थी। उस ज़माने में उन्होंने जो घर बनाया था, जो भी अपनी उनकी कमाई थी, जो भी रेंटर्स आते थे, तो आज भी हमारे यहाँ वो टाइल्स लगी हुई है, आप ज़मीन पे भी देख सकते हैं। ये इस ज़माने में भागलपुर का पहला टाइल्स आया करता था, मोज़ाइक टाइल्स, दैट वाज द फर्स्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड। बड़ा शौक था, चूँकि हमेशा वो बंगलोज़ में रहा करती थी अपने ज़माने में, तो मकान भी उन्होंने वैसे ही बड़े बड़े बनाए, हॉल्स टाइप के, बंगलोज टाइप के। टाइल्स लगाना, उस ज़माने में टाइल्स भागलपुर में नहीं आता था, तो वो टाइल्स भी जहाँ जहाँ आता था तो मंगवाया जाता था बाहर से, सब कुछ लगा के कि नहीं, उनका शौक़ अपने बरकरार रखती थी। तो इसलिए महिलाओं के लिए देखिए, पढ़ाई लिखाई, अपने करियर को तो ज़रूर बनाना है, बट अपनी फैमिली को भी लेके चलना है। परिवार आपका परिवार आपका है, उसको कैसे नर्चर करना है, ये फीमेल्स के पास में आर्ट रहता है, और ये आर्ट ज़रूर लर्न करना चाहिए। हमने तो माँ से सीखा, हमने सब कुछ सीखा। जब डेथ की खबरें आप सुने या फिर देखे, तो आपके जहन में किस चीज़ को सबसे ज़्यादा हिट किया कि अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, अब ये चीज़ें पूरी नहीं हो पाएगी? कुछ ऐसी चीज़ें जो दिमाग में उस वक्त आया हो? देखिए, इन कुछ सालों में मुझे माँ की आदत हो गई थी, आपके पास ही रहती थी? मेरे ही पास रहती थी, और दिन रात का उनका रूटीन, ये हुआ नहीं हुआ, इस रूम से आना जाना 50 बार, क्या हो रहा है, बैठाएं कि नहीं, क्या खिलाए नहीं खिलाए, क्या दवाई पड़ेगा, क्या हो रहा है, क्या कर रही हैं, फ्रेश हुई कि नहीं, क्या हुआ। मैंने, शी वॉज ऑलमोस्ट बेड रिडन लास्ट मोमेंट्स में भी, पर मैं नहीं चाहती थी, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि माँ चली गई। मैंने कभी सोचा ही नहीं कि वो जा भी सकती हैं। मेरे हाथों में दम तोड़ा, हम रोते ही रह गए पकड़ के माँ को, और मुझे समझ ही में नहीं आया कि कब क्या हो गया। बहुत देर के बाद ये बोले कि नहीं रहा, ECG करके दे रहे हैं। तो देखो तो शायद थोड़ा सा तो कुछ हो रहा है। वो एल्जाइमर्स की पेशेंट थी। एल्जाइमर्स में आपका जो है ना, याददाश्त चला जाता है, वो कुछ भी नहीं पहचानती थी, वो कहाँ रह रही है, किसके साथ रह रही है, हम कौन हैं, क्या हैं, कुछ नहीं जानती थी। वो तो खाना पानी भी नहीं मांग सकती थी, वॉशरूम के लिए भी नहीं बोल सकती थी। वो सिर्फ मेरा रूटीन मैंने वैसा सेट किया हुआ था कि मुझे इतने बजे ये करना है, इतने बजे वॉशरूम ले जाना है, इतने बजे उठा के ले जाना है, इतने बजे ये करना है, इतने बजे सुला देना है, इतने बजे उठा के बैठाना है, और जब टहलती थी तो पकड़ के ले जाना है, इतने बजे वॉक कराना है। वो सब रूटीन बना रहता था। एल्जाइमर से बहुत ख़राब बीमारी है, जो कि ओल्ड एज के लिए एक प्रोग्रेसिव टाइप का बीमारी है, जिसमें याददाश्त चली जाती है, आप कुछ करने लायक नहीं हो जाते हैं। एंड मोमेंट तक आप कुछ खा रहे हैं तो घोंटने लायक नहीं होते हैं, तो वो नहीं कर पाती थी। आपकी सासू माँ का हो गया है इंतकाल। अब जाहिर है कि एक भरा पूरा परिवार वो छोड़ गई है, और एक ऐसा परिवार जो कि समाज के लिए कहीं ना कहीं उदाहरण वो प्रस्तुत करता है। उन्होंने सपना देखा था कि हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएंगे। इत्तेफाक देखिए, उनकी बच्ची तो डॉक्टर बनी ही, साथ में दामाद भी डॉक्टर ही मिले उसको। सासू माँ को कैसे याद करिएगा? वो एक आयरन लेडी थी, जो उनका भूतकाल था बहुत ही संघर्षों से भरा हुआ था। मैं इस परिवार से तब से जुड़ा था जब वो शायद साहेबगंज में पोस्टिंग थी। अकेली उस दौरान साहेबगंज जैसे निर्जन जगह में जाके रहना और नौकरी करना, फिर दुमका जैसे जगह में, बीइंग ए मेल, मैंने नौकरी शुरू में छोड़ दी थी जब मेरी पोस्टिंग इंटीरियर में हुई थी। ताजपुर
रेफरल हॉस्पिटल समस्तीपुर, लेकिन वो लेडी उस जगह में जाके नौकरी करती थी, वो डटी रहती थी। तो ये सब काफ़ी इंस्पिरेशनल है उनकी लाइफ, और शिक्षा के लिए सब लोगों ने बताया ही, बहुत ही जान देती थी, पढ़ो, अच्छा करो, यही तुम्हारा भविष्य बनाएगा। आप उनके दामाद बने, उनके घर के सदस्य बने, घर में कहते हैं बड़ा सकारात्मक माहौल है। कभी आपको किसी तरह की कुछ चीज़ें कमी दिखी कि ये सारी चीज़ें होनी चाहिए थी और इसमें सुधार होनी चाहिए थी, या फिर आप में वो कोई कमी रह गई, उसकी फैमिली में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो पाए? नहीं, हम लोग सारे अच्छे से एब्जॉर्ब हुए, क्योंकि यहाँ किसी तरह का विद्वेष था ही नहीं। आदमी इंसान को इंसान की तरह ट्रीट किया जाता है, दैट्स ऑल। आप क्या हैं, आपका धर्म क्या है, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं। जब भी मिलते थे सास से तो आप क्या बात करते थे, किस तरह की बातें होती थी, क्या सीख लेते थे? चूँकि वो तो उनका पूरा जीवन संघर्ष है। वो उनकी कुछ चीज़ें बहुत ही सीखने लायक है। जैसे वो घर में अगर कोई आपके मेहमान आ जाए, कोई मिलने आ जाए, उन्हें बहुत इज्जत देती थी कि बिना खिलाए हुए वो जाने नहीं देंगी। आइए बैठिए, कहाँ जा रही हैं, खा के जाइए। ये सब चीज़ें बहुत ही केयरिंग थी। मुझे याद है 2010 में जब मैं राउंड दे के आया, फर्स्ट टाइम मेरा थोड़ा ब्लड प्रेशर लगता है बढ़ा हुआ था, मुझे चक्कर आया, मैं लेट गया आके आई और मैं आंख बंद करके लेटा हुआ था। मैंने देखा कि कोई मेरा पैर दबा रहा है, तो वो मेरा पैर दबा रही थी। मैं एकदम एस्टॉनिश्ड हो गया, मम्मी ये क्या कर रही हैं आप, छोड़ दिए। नहीं बेटा। तो इस ढंग से वो केयरिंग थी सबके लिए। चूँकि ससुर कहते हैं कि बहुत पहले ही गुजर गए थे, एक सास में ससुर का भी रोल और फिर एक सास का भी रोल, सबसे ज़्यादा कंफर्ट किस रोल को वो अदा करती थी, एक सास को या फिर एक ससुर को? दोनों रोल को अदा करती थी वो सबको साथ लेके चली। नौकरी करो, अच्छा करो, पढ़ो, ये उनका बस 2 ही लाइन रहता था। मुझे याद है मेरे साले साहब रुपेश का जब मैरीन में सिलेक्शन हुआ था, तो उन्हें जाना था दिल्ली कि वहाँ उसका एडमिशन लेना है, और उस समय टिकट्स नहीं थी। एक दिन में शाम में जाना है मुझे, बबलू कैसे भी इंतज़ाम करो। मैंने किसी तरह से 2 टिकट मैनेज किया, बोली मैं लटक के चली जाऊंगी लेकिन जाऊंगी। तो ये उनके अंदर थी भावना कि मुझे जाना है और उसका सिलेक्शन करवाना है। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको पूरे जीवन में इंस्पायर करती हो पर्सनली आपको? पर्सनली मुझे एक मोमेंट बहुत टच करता है कि आई थिंक एक 1.5 साल पहले की बात है। वो अल्जाइमर से पीड़ित थी, किसी को पहचानती नहीं थी, ना बेटा न बेटी, ना यहाँ याददाश्त खो गई थी। खाना पीना सब नॉर्मली कर लेती थी, खिला दिया जाता था, लेकिन पहचानती नहीं थी। मैं ऐसे इंसिडेंटली इधर से गुजर रहा था, वो ऐसे बैठी थी। मैंने कहा कौन है, मैं कौन हूँ, पहचानती है मुझे? 2 बार उन्होंने ऐसे किया, आप दामाद जी हैं। मतलब आश्चर्य मुझे लगा उस हालत में भी कहा आप दामाद जी हैं। ये बहुत टचिंग मोमेंट था। जैसा कि उनका हमेशा से रहा है कि मेरे बच्चे प्लस, क्योंकि वो हमेशा टीचिंग में रही हैं, उन्होंने ऐसा कभी ये नहीं सोचा कि सिर्फ मेरे बच्चे, वो सारे बच्चों को चाहती थी, जितने भी उनके सर्कल में आते थे, उनकी जान पहचान में आते थे, जितने स्कूल में, वो सभी बच्चों का एक ही जैसा चाहते थे कि तुम अच्छे से पढ़ो, अच्छी पढ़ाई करो, अच्छा नॉलेज गेन करो और ज़िंदगी में अपने पैर पे खड़ा रहो, कभी किसी से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं हो। और इस चीज़ को वो पास ऑन करना चाहती थी। तो उनका हमेशा से एजुकेशन सबके लिए हो और सब उस चीज़ को जितनी पढ़ाई से कर सकते हैं। कोई भी उनके संसर्ग में आता था, हमेशा सबसे यही कहती थी आगे पढ़ो, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे मैट्रिकुलेशन किया हो या बीएससी किया हो, वो उनसे भी बोलती थी एमए करो, पीएचडी करो, जितना भी हो, जब भी हो। जो लोग काम करते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनको भी ये कहती थी कि ठीक है आप पार्ट टाइम करो। मम्मी कभी भी, हमारे पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि हम काफ़ी लैविशली, शुरू से हम देखते रहे कि मम्मी ने कभी कंस्ट्रेन नहीं किया। मोस्टली मम्मी कभी घर पे नहीं रहती थी, वो हमेशा स्कूल में रहती थी, उनका ट्रांसफरेबल जॉब था। तो घर में हम 4 बच्चे रहते थे, तो घर पे रेंट्स जो भी आता है तो हमारे पास ही रहते थे, तो हम भी उसी हिसाब से खर्च, डेली सामान लाना घर के, ये तो कभी इस टाइप का उन्होंने कभी ये स्पेसिफिक नहीं कहा कि ये मत करो, तुम्हारी खुशी है तो करो। बट ये कभी ऐसा हमारे मन में भी नहीं हुआ कि हम कभी उस चीज़ को मिसयूज़ करें।
तो इस कदर से हमको भी लगता था कि मम्मी नहीं है, वो पैसे दे के गई हैं, हम कैसे खर्च करते, जब आते थे तो हम वापस करते। 4 भाई बहनों में आप अकेले भाई, हाँ जी। तो मम्मी का प्यार आपको अधिक मिलता था बहनों की तुलना में? मम्मी कभी ऐसा डिफ्रेंशिएट नहीं करती थी, लेकिन मैं कभी ज़िद करता था तो मान जाती थी, लेकिन वो कभी भी हमारे बच्चों में कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं की, क्योंकि दीदी का भी पढ़ाई उन्होंने करवाया, मुझे भी पढ़ाया, छोटी वाली दीदी को भी पढ़ाया, सबको कभी ऐसा डिफ्रेंशिएट कभी फील नहीं हुआ कि नहीं। मम्मी के डेथ का जब आपको इन्फॉर्मेशन मिला तो सबसे चीज़ें क्या जहन में सबसे पहले है? सबसे पहले तो यही था कि घर कैसे जाऊं, क्योंकि मम्मी, उस वक्त कहाँ? मैं शिप पे था हमारा, और जब शिप में रहते हैं, जब शिप सेल कर जाती है तो कहीं से साइन ऑफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट इज़ नॉट द मेडिकल इमरजेंसी कि आदमी जो ऑन बोर्ड है उनके साथ हो, तो उस कंडीशन में कभी भी साइन ऑफ नहीं हो पाता है। तो मेरे साथ चांस ये कह लीजिए कि मेरी किस्मत अच्छी थी कि शिप एंकर पे था, 3-4 दिन पोर्ट पे रहना था। कंपनी ने भी मुझे उतना ही सपोर्ट किया कि रिलीवर्स को खोजा, ऑनलाइन वीज़ा लगाया। दे ऑल्सो डिड देयर एफर्ट कि 2 दिन में रिलीवर आ गया। इट ऑल बिकॉज कि हम पोर्ट पे थे, अगर पोर्ट में रहता तो शायद मैं नहीं आ पाता। वैसे तो मेरा नाम रितु है, परंतु परमेश्वर की सेवा में मेरा नाम पास्टर रितु सैमुअल है। उनका एक बहुत अच्छा, वो जब खुश होती थी तो जानते हो क्या गाना गाती थी? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। और फिर जानते हो लोगों को क्या कहती थी कि खून काट के तो देखो, सबका रंग लाल है, कोई अलग नहीं है। तो हम लोगों को माँ ने इतना ये चीज़ सिखाया था, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य का जो कद्र है और उसका जो प्रेम है, उसी प्रेम में हम लोग चलते रहे। मेरी माँ का जो भी स्वभाव था, वो सारा जो स्वभाव, जो टैलेंट्स था, वो हम चारों बच्चों में आया। सबसे पहले मैं कहना चाहती हूँ, जो बड़ी दीदी हमारी डॉक्टर हैं, मेरी माँ को था कि मैं डॉक्टर बनती, परंतु मेरे नाना जी, उनके 6 बच्चे थे और उन्होंने बोला कि मैं इतना नहीं उठा पाएंगा खर्चा। तो प्रभु का इतना ग्रेस था कि वो माँ का जो इच्छा था डॉक्टर वर्षा के द्वारा पूरा हुआ। माँ को ना इंग्लिश का बहुत शौक़ था कि मेरे बच्चे इंग्लिश में आगे बढ़े एंड दे मस्ट बी रिकग्नाइज्ड इन दिस वर्ल्ड। और मेरे को बोलती थी कि जबकि मैं एक IAS बनना चाहती थी, इट वाज माय हार्टिएस्ट डिज़ायर, और नहीं तो अगर जल्दी शादी नहीं हुई होती तो मैं इंडियन आर्मी में होती। तो मम्मा को था कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते हो, उसको था कि मैं इंग्लिश लेके जाती तो तुम इंग्लिश लिटरेचर करो। फिर उनके द्वारा मैंने इंग्लिश लिटरेचर किया एंड मास्टर्स किया इंग्लिश में। और वो मुझे कहती थी कि अगर कुछ कर सको तो BBC लंदन में तुम आना चाहिए। तो इट वाज हर नेचर। तो वो जो इसकी इच्छा थी वो मेरे अंदर आया। फिर मेरे भाई के अंदर, मम्मी का एक हार्ट था लोगों के लिए करना, आउट ऑफ वे जाके, और मेरी माँ का एक और था सेवा भाव, वो भी मुझे अंदर, उसने मेरे अंदर डाला। मैं देखती हूँ मम्मी का वो स्वभाव मेरे अंदर आया, और भाई के अंदर वो आया कि सबको लेकर चलो। मेरी माँ मेरे अपने मायके में, अपने ससुराल में, शी वॉज मदर टू ऑल, फादर टू ऑल, सबको पाला, शादी ब्याह बच्चे परिवार, वो मेरे भाई में आया। और उन्होंने अपने आप को एकदम डाउन टू अर्थ कर लिया, क्योंकि उनको पता था कि बीइंग एज अ सिंगल मदर एंड अ वुमन इट इज़ वेरी हार्ड टू सस्टेन इन दिस वर्ल्ड। पर उन्होंने क्या किया, अपने आप को हम्बल करके ना पूरा फोकस एजुकेशन पे डाल दिया। उनको यह था कि जब तुम लोग अगर बन जाओगे तो इस दुनिया को जी सकोगे, आगे बढ़ जाओगे। कभी आप लोगों के साथ डिस्कस वो की, डॉक्टर बनना चाहते थे सब, उनका CID में सिलेक्शन यस, वो दिल खोल के बोलती थी। क्यों की? वो जब नहीं कर पाई ना तो वो हम लोगों को बोलती थी कि तुम लोग कर लो जो मैं नहीं कर पाई। वो एनसीसी अपने बच्चों में चले गए। सही, उनका सारा छोटी सिस्टर, मम्मी ना इतने बड़े, पापा आर्मी में थे, इंडियन आर्मी में थे, एंड वो कर्नल होकर रिटायर किए थे। एंड मम्मी पापा वॉज द एक पर्सनालिटी था गोरखा राइफल्स में, गोरखा रेजिमेंट में। परंतु मैंने क्या देखा, जब उसने अपने आप को हम्बल किया, नम्र किया, दीन किया, उनका ट्रांसफ़र जब होता था एज अ प्रिंसिपल तो डिफरेंट पार्ट ऑफ बिहार, यू नो, आउटस्कर्ट में, वो चाहे उसको खाना मिले या ना मिले, कोई उसको रोटी दे या ना दे, उसको रहने का भी प्रॉपर जगह नहीं, बट उस तरह से वो जाती थी। और ये चीज़ ना मेरी छोटी बहन में आया कि कम से कम चीज़। और वो एक बात कहती थी कि मैं जीने के लिए नहीं खाती हूँ, मतलब खाने के लिए नहीं जीती, मैं जीने के लिए खाती हूँ। माँ को अगर माँ के अलावा अगर कोई दूसरी चीज़ के लिए याद किया जाए, जैसे कि वो एजुकेशनिस्ट थे, सोशलिस्ट थे, तो किस चीज़ों में याद करना पसंद करेंगे उसे?
ये तो ऐसा सवाल है, हर एक पल हर एक क्षण वो हम लोग के साथ है और यादें तो कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती। हर चीज़ में याद करती हूँ। शी इज़ मल्टी टैलेंटेड वूमन। आपको नहीं मालूम, लोगों को दिख रहा है कि वो एजुकेशन, अपार्ट फ्रॉम दैट वो एक अच्छी हाउसवाइफ भी थी। वो खाना नंबर 1 बनाती थी, नीटिंग में नंबर 1 थी, उसके बाद सिलाई कढ़ाई में नंबर 1 थी। शी वॉज इन द NCC ऑल्सो। मुझे भी NCC में भेजा था, ट्रैकिंग में भेजा था। इवन मेरा सिलेक्शन बिहार से RD कैंप में हुआ था, बेस्ट कैडेट में। बट मैं 10th में थी तो मम्मी ने मुझे जाने नहीं दिया कि अगर इसको भेज देंगे तो ये 10th नहीं पढ़ेगी। माँ शिक्षा किस चीज़ की ज़्यादा देती थी? हमेशा बोलती थी नम्र रहो, दीन रहो, सबको क्षमा करो और भलाई कभी छोड़ना नहीं, गुडनेस कभी मत छोड़ना। माँ को याद करने की ज़रूरत नहीं है, माँ का अंश हम लोग सब में है। तो माँ के साथ जो जीवन हमने बिताया है, इट्स बीन, क्या बोले, एक जर्नी ऑफ अप्स एंड डाउन्स, बट हमेशा मम्मी ने ढाढ़स बनाया है। मैं मम्मी को मदर इंडिया बुलाती थी। क्यों? क्योंकि मम्मी हमेशा एक गाना गाती थी, मदर इंडिया का एक गाना था, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। तो ये गाना हमेशा मुझे याद रहता है कि जब भी मेरे लाइफ में कोई भी मुश्किल आता है तो मुझे पता है इट्स नॉट गोइंग टू लास्ट फॉर एवर, आई विल क्रॉस थ्रू इट। सो कभी भी कठिनाइयों से घबराए नहीं हम लोग, वी वे ऑलवेज रेडी। सो माँ का वो जो विश्वास था, उनके स्ट्रगल्स को जो हमने देखा और सीखा, वो हम लोग सब में इनबिल्ट है। सो इसलिए कभी लगा ही नहीं कि मम्मी अलग है। फिज़िकली अलग रहती थी, लेकिन हमारे विश्वास, हमारे काम करने के ढंग, जब भी मुसीबत आता तो हम यही सोचते मम्मी क्या करती है, मम्मी ने कैसे किया, जब मम्मी कर सकती तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं जी, एक अच्छी रनर भी हैं जी। आपके इस काम से मम्मी खुश थी? मम्मी खुश थी कि हम इंजीनियर बन गए हैं। उनको पता था हम डॉक्टर बनना चाहते थे, बट फिनेंशियल सिचुएशंस की वजह से नहीं हो सका। बट उन्होंने जो भी रास्ता दिया वो बोली तुम जहाँ जाओ वहाँ अच्छा करो। तो एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर ऑल्सो आई डिड वेरी वेल। कॉलेज में टॉप किया, मम्मी बहुत खुश थी। एंड IBM ज्वाइन करने के और भी उनकी खुशी बढ़ गई। एंड एज अ रनर आई थिंक वो भी मुझे मम्मी या पापा से ही आया है। मम्मी वॉज इन टू स्पोर्ट्स समहाउ, वी स्टार्टेड, क्या बोलते हैं, हम लोग बचपन से ही खेलते कूदते आए हैं। एक उम्र में सब चीज़ छूट जाता है, जब घर परिवार बच्चों में आप इन्वॉल्व हो जाते हैं, एंड स्लोली फिर लगता है कि नो यू हैव टू डू समथिंग। तो रनिंग वॉज नॉट कि मुझे फिजिकली दौड़ना है, रनिंग इज़ अ मेंटल गेम। आप फिजिकली फिट रहेंगे, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन द अमाउंट ऑफ डिस्टेंसेस आई हैव डन इट रिक्वायर्स मेंटल स्ट्रेंथ। माँ सोसाइटी के लिए एक आइकॉन थी, एक आदर्श थी। माँ के जीवन को अपने जीवन पर उतार पाई, थोड़ा या कम? बखूबी उतार पाए। उनकी हर चीज़ को हमने अपने आप में ढाल लिया। हम लोगों का रहन सहन मम्मी से जैसा सीखा, हमारे टेस्ट बहुत मिलते जुलते हैं, हमें घर भी उसी ढंग से पसंद आता है। मम्मी को सारी उम्दा चीज़ें पसंद थी कि घर हमेशा अच्छे से बना रहना चाहिए। उनमें आर्ट एंड क्राफ्ट का बहुत शौक़ था, मुझे भी बहुत शौक़ है, मैं भी बहुत एम्ब्रॉयडरी करती हूँ। एंड हमेशा मम्मी से आई थिंक मम्मी का खाना बनाने का ढंग, पहनने ओढ़ने का ढंग हम लोग सब में नज़र आता है। आप देखेंगे कि हम लोग सबको, अगर हम लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, सबको एक ही चीज़ पसंद आएगी, सबका हाथ एक साथ। माँ ने कभी ऐसा किया हो कि आपको कभी कम माना हो, दूसरी बहनों को ज़्यादा मान लिया हो? वो तो थोड़ा रहता है, बट मैं सबसे छोटी थी तो बाय डिफ़ॉल्ट मम्मी क्या, सारे भाई बहन मुझे बहुत प्यार करते हैं। तो मुझे कभी लगा नहीं, क्योंकि मैं सबसे छोटी थी। दीदी, दोनों दीदी भाई मम्मी के बाद मतलब सब बराबर से प्यार करते हैं। चूँकि मम्मी गुजर गई हैं तो मम्मी की कमी तो खलेगी। हाँ, कमी तो खलेगी तो उस वक्त इस कमी को कैसे भरने की कोशिश कीजिएगा? प्यार से मम्मी को याद करेंगे एंड वो क्या करती है, और उनसे जो कुछ सीखा है अपने बच्चों को पास ऑन करेंगे, यही वो रहेगी। क्योंकि जैसे मम्मी ने एजुकेशन पे बहुत ये दिया, तो अपने बच्चों को तो पढ़ा ही रहे हैं, बच्चे अच्छे कर रहे हैं, तो मैं देखूंगी कि मैं कुछ सोशल सर्विस कर सकती हूँ तो ज़रूर करूँ। बहुत सारी कहावतें बताती थी। उनका सबसे फेमस वाला था, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो ये हमेशा हमको बोलती थी। और मेरी मम्मी भी थोड़ा झलक मिलता है। मम्मी बोलती है स्वतंत्रता की देवी को बलि चाहिए,
वो सुबह उठ के इतना सुबह पढ़ाई करते वक्त नानी ये बोलती थी, मम्मी ये बोलती थी, हमको उठने का मन नहीं करता था। अच्छा, नानी बनना पसंद करेंगी या मम्मी बनना पसंद करेंगे? दोनों सेम पर्सनालिटी, वेरी सिमिलर, वेरी सिमिलर। नानी जब हमारे साथ थी उनका थोड़ा बीमारी या शी वॉज नॉट वेरी वेल, तब भी उनके बातों में थोड़ा यू कैन मेक आउट द पर्सनालिटी, राइट? सो जब उनको समझ में नहीं आता था तब भी उनके बातें बहुत अच्छी रहती थी। तो उस हालत में भी अच्छी बातें करती हाँ, हमको भूल जाती थी, मम्मी को भी भूल जाती थी, लेकिन वो जो क्वालिटी ऑफ टॉक जो होता है वो अच्छा था। बहुत रिस्पेक्टफुली उससे भी बात करती थी। आपने खाना खा लिया, मम्मी से आप, मम्मी मेरे को आप क्यों बोल रहे हो, हमें ऑड लगता था, बट वो बहुत प्यार से बात करती थी और अपने पापा को बहुत याद करती थी। वो अपने पापा को? हाँ, वो मिरर के सामने बात करती रहती थी, बाबूजी आ गए, बाबूजी को खाना दे दो, तो वो सब चीज़ें थी। जब मैं छोटा था तो मेरे को अपने गोद में लेके और पढ़ाई करती थी, मेरे को भी काफ़ी मानती थी। एक बार जब मैं 10th में था तो ऐसे ही मैं पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, तो मैं ऐसे ही 10th में मैं जस्ट बाहर जा रहा था अपने दोस्तों के साथ खेलने में, तो मेरी सिस्टर वहीं पर बैठी हुई थी आंगन में, बोल रहे ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, मेरा नाम लेकर अजुआ बोलती थी, ये पढ़ेगा लिखेगा नहीं, किसी काम का नहीं है। तो मुझे उसी समय बहुत गुस्सा आया और मैंने बोला दीदी मैं फ़र्स्ट डिवीज़न करके दिखाऊंगा, और मैंने फ़र्स्ट डिवीज़न भी निकाला, क्योंकि मैं तो बिल्कुल नहीं पढ़ता था, शुरू से छोटा था। तो मेरी दीदी की बात इतनी खल गई, तो और अपने परिवार में मैं पहला फर्स्ट डिवीज़न करने वाला था। और दूसरा, मुझे फ़ौज में जाने की प्रेरणा भी उन्होंने दी थी, तो अपने साथ लेके गई। मैं बोला ट्राई कर लो, हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो नहीं। तो फिर मैंने एग्ज़ाम दिया और मैं पास हो गया, मैं भारतीय नौसेना में और ज्वाइन कर लिया। जब अफसर बन गए तो बहन ने क्या कहा? वो खुश थी, एटलीस्ट वो ये देखी कि मैं अपना एक जीवन रेखा पकड़ लिया हूँ और लाइफ में आगे बढ़ूँगा और कामयाब रहूँगा, क्योंकि उसको मालूम थी कि फ़ौज का कल्चर कि एक बार आदमी फ़ौज में जाता है तो 18-19 साल के लिए फ़िक्स हो जाता है उसके दुनिया से, और उसके बाद आगे का फ्यूचर भी अच्छा रहता है उसका। तो वो काफ़ी खुश थी और हमेशा इनकरेज की। और बहन की कमी कितनी खलेगी? बहुत खलती है, क्योंकि मुझे भी एक बेटे की तरह उन्होंने अपना पाला। जब मैं छोटा था तब से वो अपने पास रख के खाना भी बनाती थी, मुझे गोद में भी रखती थी, तो इस टाइप की थी। बहन नहीं थी, मदर की तरह। तो सादा चीज़ वही है, मेरी शादी भी कराई। बच्चों के प्रति बहुत प्रेम भावना, और दूसरी चीज़ बच्चों को बढ़ते हुए देखना, ख़ास करके जो उन्होंने जो मेहनत की है, मतलब ना बच्चों के साथ में चारों को पढ़ाया लिखाया और मतलब आगे बढ़ाया, तो वो उनके बच्चों में भी देखती थी वो, मतलब हमारे बच्चों में भी देखी और अधिक हम भाई बहनों के बच्चों में भी देखी, मतलब उन्होंने। तो ये उनके अंदर एक बहुत है कि शिक्षा के प्रति मतलब जितना भी पैसा लग सके वो ज़रूरी है कि मतलब पढ़ लिख ले और मतलब ज़िंदगी में कुछ कमा ले, मतलब और अपने परिवार को बना ले। उस मामले में जो आंटी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा कि सबको अपनी प्रेम भावना से उन्होंने जीतने की कोशिश की और सबको एक ही नज़र से देखा है और सब में उनका पार्टिसिपेशन भी रहा। मतलब बहुत दुखद भरी समाचार है ये। वो तो हमारी बड़ी दीदी थी, माँ के समान थी, हम लोग को बहुत प्यार करती थी। मैं इसी घर में शादी करके आई थी, बहुत मुझे प्यार से रखती थी। कभी उन्होंने भाभी जैसा व्यवहार नहीं किया, बेटी जैसा मुझे प्यार देती थी। उसकी कौन सी चीज़ें आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती? बहुत, वो
थी। बहुत स्ट्रगलर थे। हाँ, बहुत बेचारी वो अपना जीवन बहुत निकाला उन्होंने, बहुत मेहनत की, बहुत संघर्ष की उन्होंने। हम लोग को से बहुत प्रेरणा मिली है दीदी से। परिवार में उसकी कमी पूरी नहीं हो पाई। ना। अदा अली, मतलब जब हम छोटे थे, हाँ, थोड़ा लाउड बोलिए आराम से। हाँ, तो जब हम छोटे थे तो हमको ये नहीं पता था कि नानी कितना स्ट्रगल की है अपने लाइफ में। तो मतलब मेरा हाँ इंस्पिरेशन जैसी है नानी। मतलब जब बड़े हुए हमको पता चला नानी कितना स्ट्रगल की हैं, तो हमको ये सब सोच के बहुत रोना आया। नानी आपको कुछ बोलती थी कि आप पढ़ करके डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए? वो ये नहीं कहती थी, वो बस ना मेरे जो टीचर आती थी उनको यही बोलती थी कि अदा को पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, अदा को पढ़ना होगा। उनका बस यही था कि तुम पढ़ो, कुछ अच्छा बनो, कुछ लाइफ में अच्छा करो। बोलती थी नानी? हाँ, मुझे पढ़ाई भी है 1-2 चैप्टर हिंदी का बचपन में छोटे में। वो पढ़ाती थी? हाँ, उनको अभी भी वो सब चैप्टर याद है। मेरे पास उतना मेमोरीज़ नहीं है उनका, लेकिन जितना भी था जब हम छोटे थे वो सब हमको अभी भी अच्छे से क्लियरली याद है। कभी कभार स्कूल से लेने आती थी और वो सब मतलब हमको बहुत अच्छा लगता था कि मेरी नानी आ रही है हमको स्कूल से लेने। फिर रास्ते में लौटते समय चॉकलेट्स भी दिलाती थी। फिर अच्छा, आप एक लड़की हैं, गर्ल्स हैं। हाँ। और नानी ने अपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत सेक्रीफाइसेस किया है, तो अच्छा लगता है सुन करके? हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है सुन के, और दुख भी होता है कि वो अकेले सब कुछ की, बट उन्हीं के मेहनत के कारण आज मेरी मम्मी, मौसी, मामा सब इतने अच्छे पोजीशन पे हैं, एंड उन्हीं के कारण अभी हम भी यहाँ पे हैं। लगता है कि सोसाइटी के लिए एक लेसन थी नानी। या फीमेल्स के लिए एक मोटिवेशनल सोर्स होनी चाहिए ऐसी वुमेन। कभी मौसी के घर जो बैंगलोर में है, तो हमेशा सारे भाई बहनों के साथ वो रहती थी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अनम है। आपके पिताजी का नाम? डॉक्टर उबैद। नानी आपके पास तो हमेशा रहती थी, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके साथ नानी के साथ आप रहते थे, तो नानी किस तरह की चीज़ें आपको समझाते थे, बताते थे? नानी कहानियाँ सुनाती थी बहुत तरह की, जैसे बुज्जू मौसी की कहानी। किसी कहानियों से सीख मिला आपको? सीख का तो नहीं पता, बट थोड़े लाइफ लेसन मिलते हैं बेड से रिलेटेड, ऐसे वैसे जो वो कर। एंड वो कहती थी कि तुम फर्स्ट डिवीज़न लेके आओगे तब तुमको मैं रसगुल्ला खिलाऊंगा। एजुकेशन पर डिस्कस होता था बहुत। उनका एक सेइंग था कि फर्स्ट डिवीज़न बहुत ज़रूरी है। क्या बनाना चाहती थी नानी? थी जो भी बनना है बनो, लेकिन तुम पढ़ाई करो, आगे तक पढ़ाई करो, यही। मतलब कोई प्रेशर नहीं होता था? नानी और मेरा एक बहुत खास मेमोरी है। सो शी वॉज वेरी गुड एट पेंटिंग। शी वुड ड्रॉ रियली ब्यूटीफुल पीसेस। बैडमिंटन भी अच्छा खेलती थी? मुझे उसके बारे में नहीं पता, बट मुझे पेंटिंग के बारे में पता, बिकॉज मैं खुद नानी के साथ बैठ के कुछ बनाता था। एंड इवन जब उनका अल्जाइमर्स का स्टार्ट हुआ, उसमें तो लोगों की याददाश्त पूरी चली जाती है। सच एन अनफॉर्चुनेट थिंग। शी वुड स्टिल रिमेंबर अबाउट दैट पेंटिंग थिंग। आई वुड टॉक टू हर, एंड उन्हें लगता था कि आप कहाँ से आए हैं जो आप मेरे से बात कर रहे हैं, बिकॉज वो भूल गई ना कि मैं उनका नतनी हूँ। तो बट हाँ, उनको पेंटिंग के बारे में हमेशा याद रहता था अपना। तो दैट इज़ समथिंग रियली स्पेशल आई हैव। मेरी मम्मा एक चीज़ करती हैं, मेरी नानी के नाम पे मेडिकल कैंप्स, ताकि जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उतना अच्छा हेल्थ केयर, उनको फ्री में हेल्थ केयर प्रोवाइड करने का। तो उसका नाम ही मेरी नानी से है, उषा सिन्हा मेडिकल कैंप। मैं उसको आगे बढ़ाऊँगा। आप पढ़ाएंगे? आप खुद मेडिकल में? मैं खुद मेडिकल में हूँ, बैंगलोर में, फर्स्ट ईयर हूँ मैं। It's a pretty sad moment. तो नानी से क्या सीखा आपने? Like I learned a lot of stuff from her. Like she was a prerna to me, you can say that. So like she always used to say that you gotta like study, because study is the most important thing. Like knowledge is power. So she used to always tell about studying. And some point it got like to my head, and like I used to not study that much, but then right now, like after all this, I feel like really studying and like making her proud. पर जो मेरे साथ वो 2 साल रही थी दिल्ली में, तो एक बार आई थिंक सुबह के 4 या 5 बज रहे थे, और मुझे बहुत तेज़ की प्यास लगी, तो मैं बाहर गया था, और अंधेरा था पूरा। तो मैं जब पानी पीने गया, तो मैं तो पानी अंधेरे में ही पी रहा था, पर अचानक से मेरे पीछे ना कुछ आया, तो मैं डर गया और मैंने घूसा निकाल लिया।
तो उन्होंने नानी बोला, नानी आप इतने सुबह तो बेटा उठ जाओ। मैं नानी मैं उठा हुई हूँ। तो फिर मैं नानी को बैठाया, फिर नानी मुझसे बात करने लगी कि क्या कहते हैं, उन्होंने मेरे को अपने पूरे थोड़ा बहुत अपने जर्नी के बारे में बताया, वो कहाँ से आई, कितना संघर्ष किया उन्होंने। मेरी मम्मी के बारे में काफ़ी कुछ बताया, और उनका मुझसे एक वो था कि मतलब जो भी करो मन लगा के पढ़ाई करो। एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा, एजुकेशन पे हमेशा से उनका बहुत फोकस था। और ये बातें मेरे को अपने मौसियों से, अपनी खुद की मम्मी से हमेशा से सुनने को आया। एंड नानी मेरे को जब भी उनसे मेरी फ़ोन पे भी बात होती थी, उनका हमेशा से एक ही था कि पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, अगर पढ़ाई अच्छे से कर लोगे तो कुछ भी जीवन में बन जाओगे। एंड अगर कह सकते हैं अगर उनकी कोई लेगेसी है तो यही है, उनके जो बच्चे हैं सब लोग अपने अपनी फील्ड में इतने उत्तम स्थान पे, और कैसे, क्योंकि उनकी एजुकेशन पूरी हो पाई थी नानी की वजह से। हम लोग तो बचपन से यहाँ रहे हैं, मेरा घर जस्ट इसके पीछे ही है, तो आंटी को तो हम लोग बहुत छोटे से देखे हैं। मेरे पिताजी के बहुत करीबी थी, वो बराबर आती थी। सी वॉज अ वेरी डायनामिक पर्सनैलिटी। आपको शायद ही अगर आप आज भी शहर घूमिएगा तो उनकी पर्सनैलिटी की लीडी आपको मुश्किल से मिलेगी। सी वॉज अ अपने पूरी परिवार को संभालना और सबसे अच्छा से बात करना, और सिर्फ एकदम बहुत अच्छे से वेल ड्रेस्ड होना, ये सब जो होता उस ज़माने में नहीं मिलती थी उससे महिलाएं। उनकी स्ट्रगल और उसके इंस्पिरेशन की चर्चा होती है, कहते हैं वो संघर्ष भी बहुत थी और प्रेरणादायी भी बहुत जी। अपने पूरे परिवार को गुलदस्ते की तरह सजाया, यानी कि हिंदुस्तान बना दिया घर को। जी जी, मतलब सिंगल वुमेन होते हुए भी अकेले थी, नौकरी करना, बच्चों को पढ़ाई पे ध्यान रखना, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को संभालना, सब कुछ करना। कभी ट्रांसफ़र हो गया, कभी दुमका चली गई, पहले शुरू में यहाँ विश्वविद्यालय में भी रहीं कुछ दिन। तो पूरे परिवार को बांध के रखना और एक ही मोटिवेशन रखना कि बच्चों को पढ़ाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, जहाँ से हो जैसे उनसे बातचीत होती थी? एकदम बातचीत होती थी। मेरे पिताजी को जब मिलने जाती थी तो मतलब नीचे से ही आवाज़ लगाती थी, चौधरी जी कहाँ हैं। एकदम कभी नहीं कि एकदम सहमी हुई या डरी हुई या कमज़ोर, कभी वो नहीं। सी वॉज हमेशा अपराइट रहती थी एकदम, और सबसे अच्छे से बात करना। और आपको उनकी किस चीज़ों ने सबसे ज़्यादा प्रभावित किया? हमको जो प्रभावित करता था उनका ड्रेसिंग सेंस, वो जो जिस तरह से कपड़ा पहनती थी, राइट हैंड में, उनको याद है आज भी हमको कि राइट हैंड में लेदर बेल्ट की घड़ी पहनती थी, जो कि आपको बहुत शायद उस ज़माने में किसी लेडी को देखिएगा आप जो उस तरह से थी। और हमेशा से प्यार से बात करना, क्या बेटा कैसे हो, कैसे पढ़ाई लिखाई चल रही, हमेशा जब मिलती थी तब यही पूछती थी। अब पापा से मेरे बहुत करीबी संबंध था, मेरी मम्मी से भी था, तो लोग भी बहुत शोक में थे बहुत, और हम लोग भी बहुत परेशान थे कि बहुत तबीयत ख़राब थी।